अयोध्या राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर दान करते हैं, इस विश्वास के साथ कि उनका योगदान भगवान राम की सेवा और मंदिर के विकास में लगेगा। लेकिन जून 2026 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने देश भर में चर्चा शुरू कर दी। मंदिर के डोनेशन सिस्टम में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, कई लोग गिरफ्तार हुए और ट्रस्ट के 2 सीनियर मेंबर्स ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने रेजिग्नेशंस दे दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में दान का पैसा चोरी हुआ? अगर हुआ तो कितना पैसा गायब हुआ? कौन लोग इन्वेस्टिगेशंस के दायरे में हैं? और सबसे जरूरी बात कि इस पूरे मामले से क्या सीख मिलती? आज के वीडियो में हम बिना किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के सिर्फ फैक्ट्स, टाइमलाइंस और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर पूरा केस समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा टू बेटर अंडरस्टैंड कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या लैंड डिस्प्यूट पर अपना हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया। उसके बाद फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ। इसी ट्रस्ट को मंदिर का कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट और डोनेशन संभालने की जिम्मेदारी दी गई। मंदिर बनने के बाद हर दिन बहुत बड़े लेवल पर कैश, ज्वेलरी एंड अदर ऑफरिंग्स स्टार्टेड टू पोर इन। करोड़ों रुपए हर महीने डोनेशंस के रूप में आने लगे और यहीं से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई। अब समझते हैं कि आखिर ये डोनेशन कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जून 2026 के शुरुआती दिनों में रूटीन सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान कुछ मंदिर कर्मियों के पास कैश मिला। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक फॉर्मर एम्प्लॉय का वीडियो वायरल हुआ। उसने कई आरोप लगाए। उसका कहना था कि जो डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस है मंदिर का, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसने ये भी आरोप लगाया कि कैश काउंटिंग में इरेगुलरिटीज होती थी और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को लेकर भी उसने कई सारे सवाल उठाए। ध्यान रहे कि ये सिर्फ उसके एलिगेशंस थे। उस समय तक इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी और ये बातें कोर्ट में प्रूव नहीं हुई थी। लेकिन इन आरोपों के बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस शुरू हो गए। ऑपोजिशन पार्टीज ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड की। कुछ लोगों ने करोड़ के एम्बेजलमेंट के क्लेम्स भी किए। लेकिन उस वक्त इन क्लेम्स की कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं हुई थी। पब्लिक कंसर्न बढ़ता देख उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, एसआईटी में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स को शामिल किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन हुए, डोनेशन प्रोसेस को वेरीफाई किया गया, कई लोगों से क्वेश्चनिंग हुई। उसके बाद एफआईआर्स रजिस्टर हुई, रेड्स कंडक्ट की गई। पुलिस ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ कैश रिकवर हुआ और डोनेशन हैंडलिंग से जुड़े कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कहना था कि ये लोग डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस से जुड़े हैं। लेकिन याद रखिए कि इंडिया के कानून के मुताबिक जब तक कोर्ट किसी को दोषी डिक्लेयर ना करे तब तक वो कानूनी रूप से एक्यूज्ड नहीं माना जाता। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ट्रस्ट को दो सीनियर मेंबर्स थे, चंपत राय और अनिल मिश्रा, उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और रेजिग्नेशन सबमिट किए। हालांकि इन रेजिग्नेशंस को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसी दौरान ट्रस्ट के अंदर रिफॉर्म्स की बात भी शुरू हुई। जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने पब्लिकली कहा कि मंदिर मैनेजमेंट को और प्रोफेशनल बनाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि तिरुपति जैसे बड़े टेम्पल्स की तरह एक फुल टाइम प्रोफेशनल सीईओ अपॉइंट किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट अब इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को सीईओ बनाने की प्रोसेस चल रही है। इस पूरे प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो डोनेशन मैनेजमेंट को और ट्रांसपेरेंट बनाना है। जब भी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कंट्रोवर्सी में आता है, पॉलिटिक्स भी नेचुरली शुरू हो जाती है। इस केस में भी वही हुआ। ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट और ट्रस्ट दोनों पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अगर किसी ने डिवोटीज के पैसों का दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए।
फास्ट ट्रैक ट्रायल की भी डिमांड सामने आई। इस पूरे इशू ने सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट ही नहीं बल्कि टेम्पल गवर्नेंस पर भी नेशनल डिस्कशन शुरू कर दिया। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि ये जो पूरा इशू है वो सिर्फ अयोध्या का इशू नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया के बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से प्रोफेशनली मैनेज किया जाना चाहिए। आप साउथ इंडिया के कई बड़े टेम्पल्स को देख लीजिए, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के अंदर ऑपरेट करते हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट मॉडल माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन जगहों पे कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट मैकेनिज्म्स व्हेन कंपेयर टू अदर टेम्पल ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग है। अयोध्या ट्रस्ट के केस में भी अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स की बात हो रही है। अगर इस कंट्रोवर्सी के बाद डोनेशन सिस्टम्स और ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा डिवोटीज को ही होगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और जुडिशियल फाइंडिंग्स आना बाकी हैं। इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति को बिना कोर्ट के फाइनल डिसीजन के दोषी नहीं मान सकते। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च, जहां भी पब्लिक डोनेशन आते हैं वहां ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आस्था और भरोसा तभी मजबूत रहता है जब इंस्टीट्यूशंस भी उतने ही मजबूत हों। अब देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशंस किस कंक्लूजन पर पहुंचती हैं और प्रपोज्ड रिफॉर्म्स कितनी जल्दी ग्राउंड पर नजर आते हैं। आपका इस पूरे इशू पर क्या मानना है? क्या इंडिया के सभी बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्साइटिंग अपडेट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।